8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 महीने का एरियर मिल सकता है, साथ ही कर्मचारियों की छप्पर फाड़ सैलरी भी जा सकती है। यानी कि सरकारी कर्मचारियों की अगले साल तक एक बड़ी लॉटरी लगने जा रही है और ये बड़ी लॉटरी लगेगी 8वें वेतन आयोग के जरिए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था और उम्मीद की जा रही है कि इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि सरकार अभी इसकी सिफारिशों पर विचार विमर्श कर रही है। अगर इसे लागू करने में साल 2027 तक का समय लगता है तो कर्मचारियों को 18 से लेकर 24 महीने का मोटा एरियर मिल सकता है। कर्मचारियों को कितना एरियर मिलेगा ये सरकार द्वारा मंजूर किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर और उनके पे लेवल पर निर्भर करेगा। कर्मचारी यूनियनों ने 1.92 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी और एरियर में उतनी ही बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन एक साथ 2 साल का मोटा एरियर मिलने की खुशी के साथ कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल भी है कि क्या एक ही वित्त वर्ष में इतना सारा पैसा मिलने पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आइए इसका पूरा गणित और टैक्स बचाने का आसान तरीका समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि 20 महीने या 2 साल के एरियर की उम्मीद किसी आधिकारिक सरकारी घोषणा पर नहीं बल्कि पुराने अनुभवों पर आधारित है। अगर हम 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें तो उसका गठन फरवरी 2014 में हुआ था और रिपोर्ट नवंबर 2015 में आई थी। कैबिनेट ने जून 2016 में इसे मंजूरी थी, लेकिन नए पे स्केल को 1 जनवरी 2016 से यानी कि पिछले तारीख से लागू किया गया था। इस वजह से कर्मचारियों को बीच के महीनों का एरियर मिला था। ठीक इसी तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर भी अभी सलाह मशवरा चल रहा है और फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। अगर सरकार 1 जनवरी 2026 को ही प्रभावी तारीख मानती है और इसे 2027 के सेकेंड हाफ में लागू करती है तो कर्मचारियों की जेब में 18 से लेकर 24 महीने का एरियर आ सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का एरियर जिस साल आपको मिलेगा उसी साल उस पर टैक्स लगेगा। अचानक एक साथ ज्यादा पैसा मिलने से आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आ सकते हैं और आपको ज्यादा टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है। इसी नुकसान से बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 89(1) आपके काम आता है। ये एक ऐसा न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म यानी कि असर को खत्म करने वाला नियम है जो ये सुनिश्चित करता है कि सिर्फ एरियर देरी से मिलने के कारण आप पर ज्यादा टैक्स ना लगे। क्लियर टैक्स की टैक्स एक्सपर्ट CA चांदनी आनंदन के मुताबिक आप इस आसान तरीके से सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स राहत कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि जिस साल एरियर मिला है उस साल की कुल इनकम पर एरियर को जोड़कर और बिना जोड़े दोनों तरह से टैक्स लायबिलिटी निकालें, दोनों का अंतर देखें। दूसरा स्टेप, ये एरियर जिस पुराने साल का है उस साल की इनकम में इसे जोड़कर और बिना जोड़े दोबारा टैक्स निकाले, उसका भी अंतर देखें। और राहत कैसे मिलेगी? अगर पहले स्टेप का अंतर दूसरे स्टेप के अंतर से ज्यादा है तो जितनी रकम ज्यादा होगी उतने ही आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर एरियर 1 से ज्यादा सालों का है तो हर साल का कैलकुलेशन अलग अलग करना होगा। मोटा एरियर मिलने पर कौन सा टैक्स सिस्टम बेस्ट होगा, इसका कोई एक तय जवाब नहीं है। ये आपकी कुल सैलरी, निवेश और मिलने वाले एरियर के साइज पर निर्भर करता है। साथ ही अगर ऑल टैक्स रिजीम की बात की जाए तो ये उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिसके पास सेक्शन 80C और 80D HRA या होम लोन ब्याज जैसी बड़ी टैक्स छूट मौजूद है। ये रिडक्शंस एरियर के कारण बढ़ने वाले टैक्स के असर को काफी हद तक कम कर देते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की अगर बात की जाए तो अगर आपका सैलरी स्ट्रक्चर सिंपल है और आप कोई बड़ा निवेश या डिडक्शन क्लेम नहीं करते हैं तो कम टैक्स रेट्स की वजह से न्यू रिजीम भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। एक्सपर्ट की सलाह है कि एरियर मिलने वाले साल में दोनों रिजीम के तहत टैक्स कैलकुलेट करें और सेक्शन 89 की राहत घटाकर देखें कि कहां सबसे कम टैक्स बन रहा है। जो बेस्ट ऑप्शन हो वो चुन सकते हैं। एरियर का ईयर वाइज ब्रेकअप देख लें, क्योंकि वेतन आयोग लागू होते ही सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर से साल दर साल के आधार पर एरियर का पूरा ब्रेकअप स्टेटमेंट मांगे ताकि सही साल में टैक्स की मैपिंग हो सके।
इसके अलावा फॉर्म 10 भरना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स छूट का दावा कर रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 10E जरूर फाइल करें। इसके बिना आपकी टैक्स राहत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निवेश और डिडक्शंस को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि एरियर आपके ऊंचे टैक्स स्लैब में धकेल सकता है। इसलिए वित्त वर्ष खत्म होने से पहले 80C और 80D और NPS जैसी स्कीमों में अधिकतम वैध निवेश करके टैक्स लायबिलिटी घटाएं। साथ ही फॉर्म 16 को ध्यान से जांचें, क्योंकि टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने फॉर्म 16 के सैलरी ब्रेकअप को अच्छे से चेक कर लें और उसमें आपका एरियर और सेक्शन 89(1) की राहत सही से दर्ज हुई है या नहीं। तो इस तरह से आप बढ़े हुए पैसे से अपनी टैक्स की जो लायबिलिटीज है उसे घटा सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके अपनी राय हम तक साझा कीजिए और साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।